नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपको अधिक से अधिक लाभ दिलाएगा। इसलिए सभी एस्पिरेंट से आग्रह है कि सभी वीडियो आप देखिए और एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिए। देखिएगा कि एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रीय गान को गाया गया था दोस्तों, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सभी को याद होगा कि 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें बीसन नारायण धर अध्यक्षता कर रहे थे और बीसन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार क्या हुआ था? जन गण मन राष्ट्रीय गान को गाया गया था दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन को। क्लियर हो गया होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे कि द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए क्या मिला था? मान बुकर पुरस्कार मिला था। किसको? अरविंद अडिगा को मिला था और 2008 में मिला था दोस्तों। 2008 की जब इतिहास उठाइएगा तो उसमें पाइएगा कि अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए अरविंद अडिगा को क्या मिला था? मान बुकर पुरस्कार मिला था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंद अडिगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो WHO का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है दोस्तों। कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनेवा में है। WHO का मुख्यालय क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोल रहा है दोस्तों कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य जो है 5 होते हैं दोस्तों। अस्थायी सदस्य की संख्या कितना है? 5 है, जबकि वो अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर चर्चा करते हैं, ये दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है और कहता है कि इसमें अस्थायी सदस्य जो है 5 है और वो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 है। ये अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और वो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है दोस्तों। 5 जो है अस्थायी सदस्य सभी लोग जान रहे होंगे, इसलिए याद भी रखना है। 5 सदस्य को याद भी रखना है क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है, क्योंकि अस्थायी सदस्य है। जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया और इधर क्या हो गया? चाइना हो गया। आप ये 5 देश जो है ऐसे देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र में क्या है? वो 5 अस्थायी सदस्य है और ये जो है सभी के पास वीटो पावर रहता है। यही कारण रहता है कि आज तक भारत को अस्थायी सदस्य की सदस्यता नहीं मिल पाया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोई न कोई एक अड़ंगा लगा देता है और वीटो पावर का प्रयोग करता है। जैसे में चाइना को आप देख लीजिए, चाइना ये कहता है कि हम भारत को क्या करेंगे? वीटो पावर नहीं देना चाहता है। तो क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। इसलिए डिटेल्स हम क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फॉरट्रेन का पूर्ण नाम क्या है? फॉरट्रेन का पूर्ण नाम क्या है दोस्तों? फॉरट्रेन का पूर्ण नाम क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों।
क्या है, फॉर्ट्रेन का पूर्ण नाम क्या है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व योगा दिवस। देखिए हाल ही में विश्व योगा दिवस संपन्न हुआ है दोस्तों, हाल ही में विश्व योगा दिवस संपन्न हुआ है। कहां पर, श्रीनगर में संपन्न आयोजित हुआ था, और ये 10वां संस्करण आयोजित हुआ था दोस्तों। हाल ही में जो विश्व योगा दिवस 21 जून को हुआ था, कब हुआ था, 21 जून को। जानते हैं सभी लोग कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। विश्व योगा दिवस जो हुआ था हाल ही में 2024 में, कहाँ हुआ था, श्रीनगर में हुआ था, आयोजित हुआ था, और 10वां संस्करण था दोस्तों, जिसका थीम क्या था, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित है। देखिए एक एक करके हमको देखना पड़ेगा कौन सुमेलित आ गया है दोस्तों, इसलिए सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा और देखना होगा कि क्या संबंधित है। तो स्टैच्यू है और व्यक्ति विशेष से संबंधित है। कौन सा स्टैच्यू किस व्यक्ति विशेष के लिए है, तो ऑप्शन ए ले रहा है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है किससे संबंधित है, तो संत रामानुजाचार्य से संबंधित है दोस्तों। तो बिल्कुल ये संत रामानुजाचार्य से संबंधित है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। क्लियर। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है सभी का बराबरी का जो दर्जा मिलता है, इक्वालिटी मींस बराबरी होता है दोस्तों, ये बराबरी का, सभी को बराबरी का दर्जा का एक संकेत है दोस्तों। क्लियर। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये सूचना देता है संत रामानुजाचार्य। क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार सरोवर, सरदार पटेल के मूर्ति है दोस्तों, सरदार पटेल की मूर्ति है। और आप देखे होंगे कि भारत को एक करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही कारण है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण जो है गुजरात में हाल ही में हुआ दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, एकता का प्रतीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। जिस प्रकार समानता का प्रतीक संत रामानुजाचार्य है, उसी प्रकार एकता का प्रतीक कौन है, सरदार पटेल जी है। क्लियर हो गया होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये नाद प्रभु है केम्पेगौड़ा, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जो है ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए क्या ऑप्शन मारेंगे हम कि उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष की ओर। संघर्ष की ओर है, यह और लिख दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये संघर्ष की ओर है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, संघर्ष की ओर, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण है। कौन है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। क्लियर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज जो मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था, और 1913 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति, पहले व्यक्ति हुए जो कि नोबेल प्राइज मिला था। भारत के ऐसे पहले व्यक्ति है, पहला भारतीय है जो कि नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे 1913 ईस्वी में, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि पुस्तक के लिए। किसके लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है दोस्तों। संसद द्वारा जो है संकट काल की अगर घोषणा करना रहे तो उसका अनुमोदन जो है कितनी अवधि के अंतराल में हो जाना चाहिए, तो एक माह के अंतराल में ही हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन असुमेलित है? देखिए असुमेलित की बात कर रहा है दोस्तों, अर्थात सुमेलित कौन नहीं है, देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है, तो बिल्कुल ये दादा भाई नौरोजी का ही पुस्तक है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक राम मनोहर लोहिया है, तो बिल्कुल ये राम मनोहर लोहिया ही लिखे हैं दोस्तों। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी का पुस्तक है दोस्तों। तो तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया, अर्थात हम तीनों ऑप्शन सही देख रहे हैं, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर, अर्थात तीनों ऑप्शन सही मिल गया। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया की बात कर रहा है दोस्तों, एशिया की बात नहीं कर रहा, दक्षिण एशिया की बात कर रहा है। तो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है, जो कि भारत में ही पड़ता है दोस्तों। भारत जो है दक्षिण भारत में पड़ता है, यही कारण है, दक्षिण एशिया में पड़ता है भारत, यही कारण है कि थार जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार पड़ता है, जो कि राजस्थान भारत में है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। और जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछे तो गोबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोबी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, किस देश के प्रचलित प्रणाली पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने भारत में लागू किया था दोस्तों? आप सुने होंगे कि अकबर ने मनसबदारी दहसाल प्रथा जो है भारत में लागू किया था। तो ये जो प्रथा कहाँ पर पहले से प्रचलित था, यही क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों, कहाँ पर पहले से प्रचलित था? तो ये जो था मंगोलिया में प्रचलित था दोस्तों। कहाँ पर प्रचलित था? मंगोलिया में प्रचलित था, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति भवन का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति भवन का निर्माण बिहार में कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? वैशाली में किया जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो है स्मृति भवन कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है बिहार में? वैशाली जिला में किया जा रहा है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर का बीपीएससी क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। कहता है कि किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो 20 और 21 जो अनुच्छेद होता है दोस्तों, 20 और 21 अनुच्छेद जो है इसको आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति क्या करता है? आपातकाल के दौरान भी इसको निलंबित नहीं करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य का जो हिस्सा बना लिया था, कब बनाया था? तो 1576 ईस्वी में बनाया था दोस्तों। 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, उसी समय बिहार और बंगाल को भी क्या मिला? मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए अभी जस्ट हम चर्चा ही कर ही रहे थे, हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध जस्ट अभी बताए कि 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। एक तरफ से अकबर की सेना और दूसरी तरफ से महाराणा प्रताप की सेना शामिल थे, और दोनों जो है एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? कौन था दोस्तों? हकीम खान सूर था। कौन था? हकीम खान सूर जो था ये महाराणा प्रताप का सेनापति था, जबकि अकबर का सेनापति मान सिंह थे दोस्तों। कौन थे? अकबर का सेनापति एक तरफ से हिंदू सेनापति मुस्लिम शासक का हिंदू सेनापति था, दूसरे तरफ हिंदू शासक का
मुस्लिम सेनापति था दोस्तों। देख सकते हैं आप किस तरह से आप उस समय का राज्य शासन चल रहा था। तो कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का जो है सेनापति कौन था, तो हकीम खान सूर था दोस्तों, जिन्होंने हकीम खान सूर ने इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किया था और लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दिया था दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्लियर, अकबर का सेनापति कौन था, मान सिंह था, और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूर था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम वनडे आप दे रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखिए, एक एक वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और एग्जाम में आपको जरूर है कि वो सफलता दिलाने में आपको मददगार साबित होगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है तो अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार कर चुके हैं दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है अब तक कितनी बार हो चुका है दोस्तों। आप सुने होंगे कि भारत में जो वित्तीय आपात की घोषणा हुआ है कब तक हुआ है, तो आज तक आप सुने नहीं होंगे दोस्तों, इसलिए एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक भी नहीं हो पाया है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में कोई ऐसा काल नहीं आया, कोई ऐसा समय नहीं आया जो कि संकट का काल रहा हो। यही कारण है कि हमेशा भारत जो है संकट काल की स्थिति में भी जीने के लिए सीख लिया है, और आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हो पाया है। तो 360 अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होता है दोस्तों, जिसका उपयोग आज तक नहीं हुआ है। तो क्लियर, भारत एक समृद्ध देश है, क्लियर हो गया होगा, जो कि गरीबी की स्थिति में भी जीने के लिए सीख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है दोस्तों। देखिए, हाल ही की चर्चा कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया, फिर आ गया क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशिया में हम लोग जैसे आ जाते हैं, जैसे भारत दक्षिण एशिया में आता है, उसी प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाता है कौन कौन, थाईलैंड वगैरह आता है, मलेशिया, सिंगापुर, ये सभी आ जाता है दोस्तों। यही कह रहा है कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बन गया है दोस्तों, तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है कौन, थाईलैंड बन गया है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, थाईलैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन हुआ है। समलैंगिक विवाह के बारे में आप तो जान ही रहे होंगे दोस्तों, इसमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। समलैंगिक मीन्स होता है कि समान लिंग पर आधारित, जैसे पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री से शादी कर सकता है, यही हुआ समलैंगिक विवाह। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल का वर्णन है दोस्तों, तो 3 प्रकार का जो है आपातकाल का वर्णन है। क्लियर हो गया होगा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। क्लियर। तो अनुच्छेद 352 कहता है कि बाह्य आक्रमण अगर भारत पर हो, अगर देश पर बाह्य आक्रमण की आशंका हो, तो उस समय 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होता है। क्लियर। जबकि कोई प्रकार का आंतरिक अशांति हो जाता है किसी भी राज्य में, राज्य सरकारें नहीं चल पाती है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो अनुच्छेद 356 होता है राष्ट्रपति शासन। क्लियर। और अनुच्छेद 360 अभी जस्ट हम जिक्र कर रहे थे कि अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, तब उस समय जो होता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा ऐतिहासिक देश बना है जो कि आज तक जो है
क्या है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुआ है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लिनी की मूल कृति, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। प्लिनी की जो मूल कृति है दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री, आप सुने होंगे कि नेचुरल हिस्ट्री का जो लेखक प्लिनी है वो मूल कृति जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो लैटिन भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन भाषा में लिखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर जो है किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर जो है किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए, देखिए महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व, 3101 ईसा पूर्व की चर्चा कर रहा है दोस्तों। जब महाभारत युद्ध हो रहा था 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। महाभारत युद्ध जो हुआ था 3101 ईसा पूर्व में हुआ था, यह तिथि जो है किस अभिलेख में उल्लेखित वर्णन मिलता है दोस्तों, तो पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में यह वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था 3101 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 3101 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों ये महाभारत का युद्ध। यह वर्णन जो मिलता है कहां पर मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास अपने को दोहराता है। देखिए कितना बढ़िया वक्तव्य है, कहता है कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है, अर्थात पहले जो हुआ था आज भी हो सकता है, कई सालों के बाद भी हो सकता है। इसका मतलब इतिहास यही इसी को कहते हैं कि इतिहास जो है अपने को दोहराता है। जैसे आज हम हैं तो हो सकता है सदियों काल बाद मैं पुनः इस पृथ्वी पर आऊंगा और मानव कल्याण के लिए कार्य करूंगा दोस्तों। क्लियर। तो यही कारण है कि यह वक्तव्य भी सामने आ रहा है दोस्तों कि इतिहास अपने को दोहराता है, इतिहास अपने को दोहराता है। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्लियर। गरीबों के मसीहा कार्ल मार्क्स को कहा जाता है दोस्तों। क्लियर। ऑप्शन सी हो जाएगा, गरीबों मजदूरों का मसीहा कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, इसलिए कार्ल मार्क्स की जीवनी आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है दोस्तों, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है। द्वंद्वात्मक, ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्लियर। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, राइन प्रांत के ट्रियर नगर जर्मनी में हुआ था दोस्तों। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था राइन प्रांत में हुआ था। राइन कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है, और जर्मनी के एक छोटे से गांव ट्रियर नगर में हुआ था। किसमें नगर क्या होता, ट्रियर नगर में हुआ था दोस्तों। क्लियर। और 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था, जबकि मृत्यु जो हो गया था लंदन में हुआ था 14 मार्च 1883 ईस्वी में हो गया था, जो कि गरीबों मजदूरों और किसानों के बहुत बड़े मसीहा के रूप में जाना जाता है। क्लियर। इसीलिए कार्ल मार्क्स का एक वक्तव्य सुने होंगे कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। क्लियर। उन्होंने ही, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्लियर। तो वही क्वेश्चन भी आ गया है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर समझाया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन सत्य की चर्चा करते हैं हम लोग, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन है, तो बिल्कुल इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है सही है। क्लियर। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है, एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए जो है यकृत में भंडारित होता है।
तीसरा ऑप्शन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है, तो बिल्कुल होता है दोस्तों। ऑप्शन तीनों क्या हो गया, सत्य हो गया, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन जो आप कपड़े में लगाते हैं या तो हाथ में कहीं भी लगाते हैं, तो कहता है कि साबुन ग्रीस को हटा देता है। क्यों हटाता है, कैसे हटाता है? इसका जो कारण रहता है पाइसीकरण के द्वारा होता है। ऐसा जो होता है किसके द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा होता है। पाइसीकरण कहता है कि साबुन के धनायन पृष्ठ जो होता है पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। क्या करता है, कम कर देता है, और गंदगी एवं चिकनाई के कणों को अवशोषित कर लेता है। साबुन के धनायन जो होता है, साबुन जो आप रगड़ते हैं उसका धनायन जो होता है पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, और क्या करता है, गंदगी एवं चिकनाई को कणों को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके बाहर निकाल देता है। क्लियर हो गया होगा, यही है पाइसीकरण। क्लियर हो गया। तो साबुन ग्रीस को हटाता है, कैसे हटाता है, पाइसीकरण विधि द्वारा। पाइसीकरण किसको कहते हैं, साबुन का जो धनायन जो होता है पॉजिटिव जो पार्टिकल होता है वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है और गंदगी एवं चिकनाई को के कणों को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके उसको बाहर निकाल देता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन असुमेलित है? कौन असुमेलित है? तो असुमेलित की चर्चा करते हैं हम लोग, देखते हैं एक एक करके ऑप्शन। तो कहता है विटामिन D2। विटामिन D2 जो है ऑर्गी कैल्सीफेरॉल है। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल होता है दोस्तों, ऑर्गो होता है, इसलिए ध्यान में आप लोग रखिएगा। ऑर्गो होगा, क्या होगा, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी कहलाता है। ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। विटामिन D3, विटामिन D3 जो है कॉल कैल्सीफेरॉल होता है। कॉल कैल्सीफेरॉल होता है, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। विटामिन B12, विटामिन B12 को टेकोफेरॉल बोलते हैं? तो बिल्कुल नहीं बोलते दोस्तों। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि टोकोफेरॉल जो होता है, विटामिन B12 जो होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है, जबकि टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप ऑप्शन सी को क्या कर सके, असुमेलित हो गया, तो ऑप्शन सी को असुमेलित कर दिए, क्योंकि विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, टेकोफेरॉल नहीं बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसी में थोड़ा सा और डिटेल्स करते हैं इसको। विटामिन D2 के कारण जो होता है रोग, वो कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, जबकि B12 की कमी से क्या होता है, रक्तक्षीणता रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, पांडुलिपि रोग होता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन है? तो कौन सा है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। क्या है, इंडियन एसोसिएशन कहलाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑप्शन में है दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन नहीं है तो इसलिए नन ऑफ दिस हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन होगा, क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन है, कौन सी संस्था थी, तो इंडियन एसोसिएशन थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों, एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। क्लियर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का जो स्थापना हुआ था 1876 में हुआ था, किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कहता है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश है, संतुष्ट है, तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है, यह किसने कहा था, तो W. हंटर ने कहा था दोस्तों। यह एक स्कॉटिश इतिहासकार थे। W. हंटर एक स्कॉटिश इतिहासकार थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार।